हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अब। तो आज है हमारा डे 2 हमारी CPE सीरीज़ यानी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्युएशन की सीरीज़ का। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी हम NCF 2000 के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, किसने लॉन्च किया था, क्या इसका बेसिक एम है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में NCF का टॉपिक है और इसमें से सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं कि आपको उसके बारे में बताना है कि NCF क्या है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इसमें चीज़ें मेंशन करी हैं, ठीक है, और क्या उसके फ़ायदे हैं। ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं और ये टॉपिक बहुत इजी है, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। और अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो आप हर एक सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 5 मार्क्स अपने सेव कर सकते हैं। तो देखिए NCF 2005 है क्या। देख अब जैसे नई नेम ही हमें दिख रहा है NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल, N फॉर नेशनल, नेशनल मतलब पूरे नेशन के लिए, सबके लिए। करिकुलम, करिकुलम का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और फ्रेमवर्क मतलब पूरे नेशन के लिए जब एक करिकुलम फ्रेम करा गया उसको बोलते हैं NCF। यानी पूरा हमारा जैसे इंडिया है उसमें बच्चों को क्या करिकुलम मिलना चाहिए। करिकुलम मतलब क्या बच्चे के एट द एंड बच्चा कौन सी चीज़ एक्वायर करे, क्या गोल उसे, मतलब क्या हमारे गोल हैं कि बच्चा जैसे पर्टिकुलर क्लास 5th के बाद ये चीज़ उसे मिल जानी चाहिए या ओवरऑल उसे ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये होता है करिकुलम कि कुछ बेसिक चीज़ें जो एक बच्चे को उस एज तक मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो वो इसमें मेंशन की होती है। और पूरे इंडिया में, जैसे अभी हम अपने नेशन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सबके लिए सेम करिकुलम है। तो ये अपडेट हुआ था 2005 में और इस टाइम पे चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था कि क्या सिलेबस होने चाहिए, क्या टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्या टीचिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, मतलब किस तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक से इंट्रोडक्शन दे दिया NCF के बारे में। अब इसके कुछ फ़ीचर्स हैं, मेन फ़ीचर्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मैं आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ साथ में। तो देखिए क्या फ़ीचर्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, या बोल सकते हैं क्या खासियत थी NCF 2005 की। सबसे पहला इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इसमें हर एक टाइप के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इन्होंने बोला था कि मतलब जब ये यशपाल जब थे प्रोफेसर, तो ठीक है, जब चेयरमैन थे ये NCF 2005 जब फ्रेम हो रहा था तो इसमें टोटल 35 मेंबर्स थे जिन्होंने डिबेट डिस्कशंस करके ये डिसाइड किया कि क्या एम होना चाहिए एजुकेशन का, क्या सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाना है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है। यानी हर एक चीज़ को उन्होंने इसमें इंक्लूड करा, इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें बच्चों को उन चेंजेस के साथ कैसे पढ़ाना है ये सब उन्होंने इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है। फिर इनका पर्सपेक्टिव, इनका नज़रिया क्या था, ये चाहते थे कि बच्चों की एजुकेशनल नीड्स क्या है, बच्चों को क्या 4 मेन चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इनका सब पर्सपेक्टिव था कि 4 चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए। सबसे पहला कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है उसको स्कूल के बाहर भी कनेक्ट कर पाए, ठीक है। बच्चा रट्टा ना मारे, रोट लर्निंग ना करे, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आगे बच्चा सीखे, ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक में कुछ चीज़ें सिखा दी तो बस एक बच्चे की उतनी ही नॉलेज को हम लिमिट करके रखें, नहीं। तो टेक्स्ट बुक से आगे भी बच्चा जाके सीखे। और जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना हो, मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम एक तरीके से बच्चों की टेस्टिंग कर रहे हैं वो उसी तरीके को हम कंटिन्यू करते रहे, चेंज करना चाहिए। अलग अलग हमारे पास मेथड्स होने चाहिए बच्चे का एग्ज़ाम लेने के लिए भी, ठीक है। अब थर्ड है नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज कैसी होनी चाहिए। तो इनका मेन एम था कि जो क्लासरूम का और स्कूल का इन्वायरमेंट है, जो बच्चों को वातावरण दिया जा रहा है उसमें बच्चे को किसी भी टाइप का फियर नहीं होना चाहिए, बच्चे को सफोकेटेड फील ना हो, बच्चा डरे ना स्कूल में आने से पहले। ऐसा बच्चे को लगना चाहिए कि वो वहाँ पे सेफ़ है, वो उसे अपने घर की तरह समझे, ठीक है। और बच्चे को हर एक तरीके से नॉलेज मिलनी चाहिए, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे उसे हमें एक रियल लाइफ से जोड़ना पड़े या कुछ सिचुएशंस बता के समझानी पड़े। उन्हें अलग अलग चीज़ों से जोड़ो, जैसे लाइब्रेरी, होम, स्कूल, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों से जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करिकुलर एरियाज़, यानी कि क्या क्या करिकुलर एरियाज़ थे। बहुत डिबेट और डिस्कशन के बाद ये डिसाइड करा गया कि बच्चे को लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, पीस एजुकेशन, ये सब चीज़ें हमें बच्चे को सिखानी है ताकि वो अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाए।
सिर्फ ऐसा नहीं है साइंस सिखा दी, मैथ सिखा दी और हो गया, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश, वर्क एजुकेशन, पीस एजुकेशन, जब तक हम ये बच्चे को सिखाएंगे नहीं, वो अपनी डेली लाइफ में कोप अप नहीं कर पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा स्कूल स्टेजेस, यानी कि बच्चे की क्या स्कूल की स्टेजेस होनी चाहिए। तो बेसिकली 5 स्टेजेस की इसमें बात करी गई है कि एनसीएफ ने रिकमेंड करा था कि बच्चे की 5 स्टेजेस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि जो 6 से 8 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलती है उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे को राइम्स, आर्ट, और क्या कहते हैं, साइंस के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। बच्चे को रीडिंग, राइटिंग और थोड़ी बेसिक मैथ सिखा दी। फिर जो सेकेंड नंबर पे है वो है एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें हम 1st to 8 तक बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसमें हम बच्चे को मैथ सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, और बच्चे को हम इंटीग्रेटेड मैनर से सिखाते हैं, आर्ट्स करवाते हैं बच्चे को, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस देते हैं, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं बच्चे की। तो ये था हमारा एलिमेंट्री स्कूल। थर्ड जो है हमारा है सेकेंडरी स्कूल, जो कि होता है 9th और 10th। इसमें बच्चे को मैथ्स में, साइंस में, ठीक है, जिसमें उनका फील्ड आगे डेवलप हो सकता है, उसमें उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर बच्चे अपने आप सोच सकते हैं कि मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या मैं आगे परस्यू कर सकता हूँ, वो ये यहाँ पे सोचते हैं। फिर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि 11th 12th, उसमें वो अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं, अपने इंटरेस्ट नीड के अकॉर्डिंग वो चूज़ करते हैं। फिर 5th नंबर पे आती है, जिससे हमारी 5 मैंने आपको बताई थी, तो 4 नहीं होती, ये नहीं है कि 12th हो गया और ख़त्म। फिर आता है ओपन स्कूलिंग एंड ब्रिज स्कूलिंग, यानी जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाए किसी भी रीज़न की वजह से, वो अपना स्कूल ना छोड़ें, वो किसी ना किसी तरीके से स्कूल करे, चाहे वो ओपन लर्निंग ही क्यों ना हो, जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम्स देने जाता हो, या ब्रिज स्कूलिंग। ब्रिज स्कूलिंग होता है कि कुछ टाइम पहले हमारा स्कूल छूट गया, तो उसे अब हमें वापस, जैसे कोई बच्चा था 10th के बाद वो स्कूल नहीं कर पाया, तो और उसके 4-5 साल बाद अब उसे लगता है कि मुझे 10th की ज़रूरत है, तो उसे ब्रिज स्कूलिंग बोलेंगे, कि अब कुछ टाइम बाद वो अपनी एजुकेशन को वापस परस्यू करना चाहता है, ठीक है। तो ये था कि स्कूल स्टेजेस क्या होनी चाहिए। अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन देखिए, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, बच्चे की असेसमेंट इवैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए। सबसे पहला ओपन बुक एजुकेशन, जो आपने देखा भी, ओपन बुक एग्ज़ाम्स जिसको बोलते हैं, इसमें बच्चे को एक बुक दी जाती है, उसमें से बच्चे को करना होता है। तो ये भी हो सकता है ताकि बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, उससे सिर्फ रट के ना आए वो। क्वेश्चन पेपर में हर एक टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, इजी भी, डिफ़िकल्ट भी, मीडियम भी, ताकि बच्चा सॉल्व कर पाए, ठीक है। और लैब वर्क्स देने चाहिए, प्रोजेक्ट देने चाहिए बच्चों को, और उनकी एज के हिसाब से, ठीक है। क्लासरूम कल्चर को, कंपटीशन इम्प्रूव करना चाहिए, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे बच्चा ये करे कि मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, लेकिन गलत वे से नहीं। ऐसा नहीं है कि वो चीटिंग करके गलत मार्क्स ला रहा है। बच्चे को खुद मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी चेकिंग खुद करे, अपने आप को मार्क्स खुद दे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस, यानी अलग अलग स्टेजेस पे असेसमेंट, बच्चों की चेकिंग कैसे होनी चाहिए। जैसे कि क्लास 1st एंड 2nd में कैसे चेकिंग होनी चाहिए, इसमें टेस्ट वगैरह नहीं लेनी चाहिए, बच्चे को ऑब्जर्व करके ही हमें उसकी असेसमेंट करनी चाहिए। फिर क्लास 3rd to क्लास 8 यानी एलिमेंट्री स्टेजेस तक बच्चों की कैसे असेसमेंट होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पीरियोडिक एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को समेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन इसमें बच्चों को एग्ज़ाम से डर नहीं बिठाना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें मार्क्स दे के तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें डराना नहीं है, उन्हें बस मोटिवेट करना है। इस वजह से ग्रेडिंग सिस्टम इंक्लूड करा गया था, जिसमें अगर किसी बच्चे के 90 मार्क्स होते हैं, किसी के 95 होते हैं, तो उन्हें A1 ग्रेड मिलता है, जिससे बच्चा अपने आप को कम नहीं समझता, ठीक है। और क्लास 9 to 12th में कैसे रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह इंक्लूड आने चाहिए, बच्चे को थोड़ा बहुत मार्क्स से भी फोकस करना चाहिए, उनकी स्किल्स, नॉलेज के एरियाज़ को डेवलप करना है। फिर है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट है NCF 2005 क्या बताता है कि स्कूल का और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहला, बच्चे को टीचर जो है, चाइल्ड टीचर रेशो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों में एक टीचर बिठा दी, वो गलत होता है। फिर सेकंड है बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले पढ़ने के लिए। फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, बच्चे कंफर्टेबल हों, क्लास में आराम से मूव कर पाएँ। इक्विपमेंट हो, ऐसी चीज़ें क्लास में होनी चाहिए जो लो कॉस्ट की हों, सस्ती हों, ज़्यादा महंगी ना हो, ईजीली अवेलेबल हो, और वो बच्चों की लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे हमने अगर प्रेप क्लास या LKG UKG क्लास के बच्चे के सामने ग्लोब रख दिया, तो वो उसे नहीं समझ पाएगा,
ठीक है। तो उनके लेवल के हिसाब से जैसे कि चार्ट लगा दिया, काउंटिंग्स लगा दी, कलर्स लगा दिए, तो उन्हें ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए। फिर टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए कि हर एक एज के बच्चे के लिए वो फेवरेबल हो। उसमें गेम्स वगैरह भी इंक्लूड होने चाहिए, एक करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब कुछ इंक्लूड होनी चाहिए। फिर है टेक्स्ट बुक्स एंड अदर बुक्स। टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, एनसीएफ हमें बताता है कि ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मैनर से हो। मैथ्स जैसे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट से इंक्लूड हो, इंटीग्रेट हो, सोशल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट हो, ऐसे हमें बच्चे को देनी है। फिर है लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए हर एक स्कूल में, जिसमें हर एक टाइप की बुक होनी चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए, अपनी वो एक क्लासरूम की दुनिया से बाहर आ सके। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी ईटी प्रोग्राम्स वगैरह बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रो करवाना चाहिए कि क्या होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। फिर है टूल्स एंड लेबोरेटरीज़ का यूज़ करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने चाहिए बच्चों के लिए। और ये ज़्यादातर सेकेंडरी क्लासेस और हायर सेकेंडरी क्लासेस में यूज़ होती है, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों के साथ यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर प्लुरैलिटी एंड ऑल्टरनेटिव मटेरियल, यानी कि सिर्फ एक चीज़ों से हमें नहीं पढ़ाना, अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, सबको कोप अप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें हर एक बच्चे का ध्यान रखना है कि वो कहाँ से आया है, उसको कैसे मटेरियल की, जैसे हम बच्चों को बोलें हम अगर एक 4th क्लास के बच्चे से बात करें और हम उन्हें बोले कि मैप ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन एक बच्चा उनमें से ऐसा था जिसने कभी मैप देखा नहीं, उसे नहीं पता कि स्टेट्स क्या होती हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि उसे ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिला। तो हमें हर एक चीज़ को पहले बेसिक लेवल से समझाना है, और उसकी समझाने के लिए हमें जो भी मटेरियल यूज़ करना है वो टीचर को देखना है कि उसकी क्लास में कैसे बच्चे हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड पूलिंग रिसोर्सेज, कभी कभी हम रिसोर्सेज जो होते हैं वो रेंट पे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम हर एक चीज़ खरीदें। जैसे एक टीचर ने कुछ मटेरियल बनानी है, दूसरी ने कुछ और, तो वो इंटरचेंज करके भी पढ़ा सकते हैं। फिर है लेबोरेटरीज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि लैब्स वगैरह जो होती हैं वो हर एक स्कूल में होनी चाहिए। कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ लैब, लैंग्वेज लैब, ये सब लैब होनी चाहिए और इसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचर्स ऑटोनॉमी यानी एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। टीचर ऐसे मन से ना जाए बच्चों के पास कि उन्हें पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, उन्हें फैसिलिटीज़ खुद नहीं मिल रही टीचर को, कि वो पढ़ाना तो चाह रही है लेकिन स्कूल में गार्डन नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, तो पढ़ा नहीं पा रही। तो टीचर्स के पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए और उन्हें प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उन्हें थोड़ा टेक्नोलॉजीज़ मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को। जब तक टीचर खुद एक्सप्लोर नहीं करेगी तो वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है। फिर है टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड प्लानिंग। टीचर्स को भी टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, स्कूल टाइम के अलावा से 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट मिलने चाहिए, ताकि वो ये देख सके कि वो अब बच्चों को क्या पढ़ाएगी, ठीक है, आगे आने वाले दिनों बच्चों को क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, कितना टाइम किस एक्टिविटी को मिलना चाहिए, ये इस चीज़ के लिए टीचर को भी टाइम मिलना चाहिए। फिर है सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, यानी चेंजेस जो हैं टाइम टू टाइम आने चाहिए। हाँ, तो ये इस चीज़ के लिए एनसीएफ ने बहुत सारी चीज़ें ले करी हैं कि हमें टीचर्स के लिए भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाने चाहिए, बच्चों के लिए भी करवाने चाहिए, स्कूल बिल्डिंग कैसी है इस पे चेक करवाना चाहिए, बच्चे कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, ये चीज़ चेक करनी है अलग अलग लेवल पे, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हायर लेवल पे। तो ये सब एनसीएफ 2005 हमें बताता है। तो इस वीडियो में हमने जाना एनसीएफ 2005 क्या है और उसके क्या मेन फीचर्स हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाकर आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशनल वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।